देवभूमि में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज। 11 और 12 अक्टूबर को पीएम का प्रस्तावित दौरा। चीनी सीमा आईटीबीपी की चेक पोस्ट जाएंगे पीएम। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में निवेश के लिए धामी ने किया रोड शो। हजारों करोड़ के एमओयू भी होंगे साइन। लक्सर में किसान महान पंचायत का आयोजन। भारतीय किसान यूनियन टिकट करेगी महापंचायत। निकाय जाएगी ट्रैक्टर रैली। तहसील परिसर में जनसभा का कार्यक्रम। लक्सर पुलिस ने की कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कच्ची शराब बनाने वालों के ठिकाने पर छापेमारी। आगामी त्योहारों के लिए तैयारियों में थे शराब माफिया। वीआईपी दर्शन से बीकेटीसी को 1 करोड़ की कमाई। पहली बार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन के लिए 300 रुपए फीस हुई थी निर्धारित। 11 अक्टूबर को बंद रहेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। ठंड के बीच दर्शन के लिए पहुंचे रहे श्रद्धालु। मानसून के बाद बद्रीनाथ हेमकुंड की यात्रा ने पकड़ा रफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। खबर राजधानी देहरादून से, जहां कांग्रेस मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की उपस्थिति में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी मुख्यालय में सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत करते हुए सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। उन्होंने कहा कि सभी साथियों के कांग्रेस पार्टी में आने से आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, बसपा इत्यादि अनेकों पार्टियों से लोगों ने, बीजेपी छोड़ के भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है और मेरे लिए मेरा सौभाग्य विषय है कि डीएवी कॉलेज देहरादून के पूर्व अध्यक्ष जी, जो हमारे काफ़ी सीनियर हैं, अशोक भाई ने भी आज कांग्रेस की सदस्यता ली है, जो मेरे लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। और ऐसे दौर पर जिस समय कठिन लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, इस समय इस तरीके से नौजवानों का, गाँव के प्रधानों का कांग्रेस में शामिल होना, ये बात का संकेत है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने प्रेस वार्ता कर अपने 5 सालों के कार्यकाल में नगर निगम क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में विकास के लिए धनराशि दी गई है, जिनमें से 1300 करोड़ के टेंडर निकल चुके हैं और कार्य गतिमान है। शहर के कूड़े को निस्तारित करने के लिए एनटीपीसी के साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में साइन किया जाएगा। हल्द्वानी शहर के कूड़े का स्थायी निदान किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम की आंतरिक सड़कें जल्द गड्ढा मुक्त होंगी। इसके लिए भी कार्य शुरू कर दिया गया है। उसकी खरीद के लिए भी एक ऐसी कंपनी को, जो सफाई के संगठन क्या करती है, उस कंपनी को काम दिया गया और सीबीआई ने इसमें कई लोगों के खिलाफ काम भी किया है, लेकिन जो भर्ती को डाला उसमें अभी तक जांच नहीं बैठी। मेरी आप लोगों के माध्यम से ये मांग है कि बुरी तरीके से, पहले तो जो मैंने एम्स को लेकर आज बाइट की, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था देखने में मिली। आज ही आपके दून हॉस्पिटल में एक बहुत छोटी बच्ची की डेथ हो गई, 17-18 साल की। कल रात उसको लाया गया था और देखरेख की कमी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। उसके अलावा एम्स अस्पताल में जिस तरीके से 600 भर्तियाँ हुई, उसमें आज तक और चीज़ों की तो जांच कर ली गई, लेकिन जो 600 नियुक्तियाँ एक ही राज्य के और एक ही परिवार के 6 लोगों की नियुक्तियाँ हो गई, 600 लोगों की नियुक्तियाँ राजस्थान और अन्य राज्यों से हो गई। उसका कारण जानने की जरूरत है। कोई हाकम सिंह राजस्थान का हमारे किस नेता के संपर्क में था, इस बात की जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक ही राज्य के इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं तो नहीं लग सकते। खबर हल्द्वानी से है, जहां एमबीपीजी कॉलेज में पूर्व छात्र संघ सचिव एवं एनएसयूआई कार्यकर्ता करण अरोड़ा के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद मामले को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राहुल छमवाल के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा से मुलाकात करते हुए छात्र के ऊपर लाठी भाजने वाले दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले में एसएसपी प्रहलाद मीणा ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी।
कि कल प्रेस मीटिंग थी और प्रेस मीटिंग में मैंने अपने पिछले विगत 5 वर्षों का अपना और नगर निगम बोर्ड का किया हुआ कार्यों का खाका रखा। नगर निगम बोर्ड ने राज्य सरकार की मदद से, केंद्र सरकार के मदद से शहर के अंदर जितने भी विकास कार्य क्रियाकलाप हो सकते हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़ जो आम जनमानस को दी जा सकती है, इस पर भरसक प्रयास किया है। मैं बोर्ड के सभी मेंबर्स को, सभी सम्मानित पार्षदों को बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा सदैव मेरे पर विश्वास व्यक्त किया गया। पौड़ी की लैंसडाउन विधानसभा के नैनी डांडा ब्लॉक में गुलदार फिर सक्रिय हो गया है। नैनी डांडा के गुड़िया गांव में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत की खबर सामने आई है। बिगारी देवी पत्नी स्वर्गीय सुरजीत सिंह उम्र 46 सुबह घास काटने खेतों में गई थी। शाम तक नहीं लौटने पर ग्रामीणों ने खोज की तो खेतों से दूर झाड़ी में चप्पल, कपड़े आदि बिखरे मिले। घनी झाड़ी से शव को नहीं निकाला जा सका। बगुलदार की गुर्राहट भी ग्रामीणों को सुनाई दी। सूचना पर राजस्व और वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हो गई। नैनी डांडा ब्लॉक मुख्यालय में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अपनी जान बचाने के लिए उन्हें यहां से मजबूरन पलायन करने के लिए मजबूर करने के लिए सरकार जिम्मेदार है। छात्रताओं के साथ अपने जो हमारे एनएसयूआई के साथी हैं और कॉलेज के हमारे स्टूडेंट हैं, उनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। कल हमारे छोटे भाई करण अरोड़ा जो यहाँ पर छात्र संघ के सचिव रहे हैं, जिस तरीके से उनके साथ एक पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई और जिस तरीके से पुलिस के द्वारा उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको लेकर के आज हम लोग एसपी साहब से मिले और निश्चित रूप से एसपी साहब से मिलकर के हमें बहुत सी चीज़ों को हमें ये आश्वासन मिला और हमें उन्होंने ये बताया कि भाई इस तरीके की कोई घटना भविष्य में हमारे छात्रों के साथ नहीं की जाएगी और कोई भी जो भेदभाव होता है वो उस तरीके का नहीं किया जाएगा। और निश्चित रूप से जिस दरोगा ने हमसे ये कहा था कि भाई जिस तरीके से बदतमीजी की थी उसके खिलाफ हमने शिकायत की तो उनने एसएसपी ने उसमें उचित कार्रवाई करने की हमसे बात कही है और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि एसएसपी उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है क्योंकि जो कल प्रकरण हुआ था हमारे छोटे भाई का, तो उस पर हमने इनसे बात रखी। तो जो दरोगा थे उसमें सुशील जोशी करके, तो हमने इन पर मांग रखी कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा कि आज शाम तक या कल तक उन्हें वो उस प्रभार से हटा देंगे, क्योंकि वो चुनाव भी सर पे हैं कॉलेज के, तो उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया था जोशी जी को, जिन्होंने इनके साथ मारपीट करी, थोड़ी अभद्रता का व्यवहार करा था। तो कप्तान साहब ने हमें कह रखा कि भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे और कल तक या हो सकता है कि आज शाम तक उनको हटा देंगे। नहीं हटाएंगे तो फिर हम दोबारा बात करने आएंगे, लेकिन हमें एक उम्मीद है कि ऐसा कर देंगे। उन्होंने खेत जताया इस बात के लिए और आगे भी साथ देने की बात करी हमारी। सर्वे मैदान में 21वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ ध्वजारोहण और भव्य मार्च पास्ट के साथ शुरू हो गया। प्रतियोगिता में मसूरी के साथ सभी हिंदी माध्यमों के स्कूलों के करीब 350 छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रतियोगिता आरएन भार्गव इंटर कॉलेज के संयोजन में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का ध्वजारोहण और उद्घाटन आरएन भार्गव इंटर कॉलेज के प्रबंधक सतीश गोयल ने किया। वहीं उन्होंने भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर संयोजक विद्यालय आरएन भार्गव इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनुज तायल ने कहा कि कोविड के बाद यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें मसूरी के सभी 7 इंटर और हाई स्कूल के 350 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मसूरी में आयोजित नगर क्षेत्र के एथलेटिक्स प्रतियोगिता की विशेषता यह है कि यहां से चयनित खिलाड़ी सीधे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। उन्हें ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में नहीं जाना पड़ता। कि 21वीं मसूरी नगर क्षेत्र की अंतर विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता आज आयोजित हो रही है। इसके अंदर मसूरी के 7 विद्यालय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं और लगभग 300 से 350 लगभग बच्चे इसके अंदर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और 3 दिन तक चलने वाली ये आयोजन है। और इसके अंदर पूरे ही विभिन्न एक्टिविटी जो एथलेटिक्स से संबंधित है आयोजित होने जा रही हैं और कल इसका समापन भी होगा। हमारे मुख्य अतिथि कल बीच में होंगे। इसी प्रकार विभिन्न आयोजन जो इसमें आयोजित हो जा रहे हैं उनके पुरस्कृत किए जाएंगे। और यहाँ से ये मसूरी नगर का एक विशेष पार्ट ये है कि ब्लॉक के अंदर जो चयनित होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में खेलने जाते हैं, लेकिन मसूरी नगर को एक विशेष मान्यता है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ के प्रतिभागी जो चयनित होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए जाएंगे।
चमोली जिले के तेज तर्रार युवा एसपी रेखा यादव ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 मिशन को बखूबी अंजाम तक पहुंचा रही हैं। अवैध नशे का कारोबार कर रहे युवा पीढ़ी को नशे की चंगुल में धकेलने वाले के मंसूबों को वह लगातार विफल कर रही हैं। अवैध नशे के प्रचलन पर पूर्णतः रोकथाम हेतु उनके द्वारा चमोली पुलिस को सक्रिय कर रखा है। अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण एवं थाने अध्यक्ष थराली की देखरेख में थराली की टीम गठित करते हुए थराली व देवाल क्षेत्र में लगातार चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान देवाल में जयवीर राम उम्र 22 वर्ष के कब्जे से 1 किलो 11 ग्राम अवैध चरस जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना थराली अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी करने वाली पुलिस टीम की सराहना करते हुए एसपी चमोली ने टीम को 1500 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। एक अभियान चलाया जा रहा है ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025। इसी को सार्थक करने में जनपद चमोली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसी अनुक्रम में कल शाम चेकिंग के दौरान थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जिसके पास 1 किलो 11 ग्राम चरस बरामद हुई है उसको गिरफ्तार किया गया है और जो माल बरामद हुआ है उसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। और चूंकि बरामद माल के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अपराधी को न्यायालय पेश किया जाता है। खबर देहरादून से, जहां बढ़ते डेंगू मामले के बीच नगर निगम भी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। नगर निगम की गाड़ियां लगातार फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही है, जिस पर मेयर ने कहा कि डेंगू के मामले आना चिंता की बात है, जिस पर नगर निगम और प्रशासन अपने स्तर पर पूरी कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन इसके लिए लोगों को भी सचेत होने की जरूरत है। उन्होंने आमजन से अपील की कि अपने घर का ध्यान रखें, वहां लार्वा न पनपने दे। इसमें प्रत्येक नागरिक अब अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने घर और आसपास साफ सफाई और स्वच्छता रखेगा, तब डेंगू का लार्वा भी नहीं पनपेगा और इसे जल्द ही समाप्त किया जा सकेगा। और बजट फॉगिंग वगैरह भी मैं देख ही रहा हूँ, लगातार चल ही रही है शहरों में जगह जगह। चिंता का विषय है और चिंता का विषय जो है नगर निगम का तो है ही, शासन प्रशासन का तो है ही, लेकिन जिनके घर में लार्वा मिल रहा है उनके लिए भी सोचने की बात है कि उनको अपने घर का जो है लार्वा नष्ट करना चाहिए, अपने घर की देखभाल करनी चाहिए कि हमारे घर में कहीं लार्वा ना पनपे। इसके लिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर प्रत्येक नागरिक इसको जो है अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो मुझे लगता है कि लार्वा भी नहीं पनपेगा और डेंगू जो है बहुत जल्दी जो है नियंत्रित होगा। बीती रात दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बच्ची की मौत से हड़कंप मच गया। बच्ची की मौत पर परिवारजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल की ओर से घोर लापरवाही बरती गई है, जिससे बच्ची की मौत हो गई। उन्होंने डॉक्टरों को सस्पेंड करने और आपराधिक कार्रवाई करने की मांग करी। बच्ची के पिता का कहना है कि वह बच्ची को अस्पताल ले आए थे, जहां पर बच्ची को गलत इंजेक्शन दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इसमें स्टाफ की पूरी लापरवाही है। यह स्पष्ट तौर पर हत्या का मामला है। वहीं दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया, कुछ डेंगू के हैमरेज, शॉक और हैमरेजिक फीवर के मामले में पेशेंट को बचाना संभव नहीं हो पाता। हमने बच्ची को दी जाने वाली मेडिसिन की जांच भी की, जिससे यह पुष्टि नहीं होती कि गलत दवा देने से बच्ची की मौत हुई है। ये लड़की चल के आई और अभी तुमने इसको इंजेक्शन लगा के भी खत्म कर दिया। नेतागिरी तो तुम्हें पता लगेगा जो तुमने लड़की के बीच लाए थे। अच्छा, तो पहले तो वहाँ थे विकास नगर से वहाँ। अच्छा, विकास नगर में आपने दिखाया? हाँ, विकास नगर दिखाया सरकारी में, उन्होंने मना कर दिया। हाँ, और तो फिर दूसरे हॉस्पिटल दिखाया, फिर लेमन उन्होंने भी जवाब दे दिया। तब वहाँ से उन्होंने बोला कि देहरादून ले जाओ। हाँ, देखिए, बिल्कुल ये मामला मेरे संज्ञान में आया है कि रात एक लड़की जो कि बुखार, पेट में दर्द, मुंह से खून आना, और हमने देखा तो वाइटल्स बोलते हैं, बीपी उनका बहुत कम था। उस कंडीशन में रात में लगभग 11:30 बजे वो आई थी और अनफॉर्चुनेटली 1 घंटे बाद ही उनको नहीं सर्वाइव कराया जा सका। उसमें
जो डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू हेमरेजिक शॉक वगैरह की स्थिति होती है, जिसमें ब्लीडिंग, प्लेटलेट का बहुत कम हो जाना और अचानक में शॉक आ जाने वाली स्थिति होती है, तो उस तरह की कंडीशन में थोड़ा सर्वाइवल मुश्किल होता है। ऐसे में घर वालों का इस तरह का आरोप है कि शायद दूसरी दवाइयाँ दे दी गई। उस तरह का हमारी जो प्राइमरी एक हमने आपस में फ़ाइल देखी थी, तो कोई ऐसी पुष्टि नहीं होती है कि कोई भी जानलेवा दवाई हो। खबर दिनेशपुर से है, जहां केंद्र सरकार के आकांक्षी योजना के अंतर्गत ब्लॉक गदरपुर के दिनेशपुर में संकल्प सप्ताह के तहत पोषण मेला का आयोजन किया गया। दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में आकांक्षी ब्लॉक के तहत संकल्प सप्ताह में दिनेशपुर सभागार में पोषण मेला का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में पोषण की कमी ना हो, इससे संबंधित गतिविधियां आयोजित की गई। इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं और दिनेशपुर सभागार में बांग्ला रीति रिवाज के अनुसार महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन का कार्यक्रम किया गया। ब्लॉक है, आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत हमारे ये संकल्प सप्ताह चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम सुपोषित परिवार के लिए आज हमारा दिन है। तो इसमें हमें इसी संदर्भ में काम करना है। इसमें बच्चे और गर्भवती महिलाओं का वजन लिया जा रहा है, अन्नप्राशन और गोद भराई की जा रही है। सुपोषित परिवार और सुपोषित भोजन के बारे में सबको जानकारी दी जा रही है, जिसमें हम लोग मोटे अनाजों के बारे में और जैसे लोहे पीतल के बर्तनों में का प्रयोग करने के लिए लोगों को जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि उन्हें उसकी कुछ गुणवत्ता भी मिले। और लोगों को भोजन के जैसे 10 प्रकार हैं, जिससे उन्हें सभी शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों को कम से कम 10 प्रकारों में से 6 या 5 प्रकार का वो लोग प्रतिदिन अपने भोजन में सेवन करें। भारत सरकार के द्वारा विकास खंड गदरपुर को एक आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चिन्हित किया गया है। पूरे देश भर में 500 ऐसे ब्लॉक जिनमें विकास के कुछ मानकों पर वो ब्लॉक पिछड़ रहे थे, उनको आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयनित करके आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP स्टार्ट किया गया है, जिसमें नीति आयोग और भारत सरकार मिलकर के कार्य कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत एक संकल्प सप्ताह जो पूरे 7 दिन का कार्यक्रम 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर से तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर सितारगंज से, जहां मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में श्री रामलीला भवन में चल रहे 2 दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ को घर घर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ विश्राम दिया गया। इस अवसर पर मानव धर्म के प्रणेता सदगुरु श्री सतपाल महाराज जी के आत्म अनुभवी शिष्य संत महात्माओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि आत्मज्ञान के द्वारा ही दुनिया में शांति एवं खुशहाली संभव है। इस अवसर पर महात्मा विश्वेश्वरानंद, महात्मा नगीना, महात्मा गायत्री बाई ने भी आत्म तत्व का बोध कराने वाले सार गर्भित वचनों के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। सितारगंज का मतलब मैंने कल सुनाया था आपको, तो सितारों का गंध हो। सितार का मतलब होता है नाद, ब्रह्म, स्वर। रावण के पास में सारा ज्ञान है, सारा खजाना है, सारे देवी देवताओं को प्रसन्न किया है, पर रावण को आत्मा का ज्ञान नहीं है था। इसीलिए क्या हुआ, मीना भवन के अंदर इस पवित्र नगरी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के पवित्र तपोभूमि सितारगंज के अंदर में भूमि नहीं है। सितारगंज का मतलब मैंने कल सुनाया था आपको, तो सितारों का गंध हो। सितार का मतलब होता है नाद, ब्रह्म, स्वर। खबर नैनीताल से है, जहां नगर में लोगों को आवारा कुत्तों के आतंक से निजात दिलाने के लिए उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने खूंखार आवारा कुत्तों को पकड़कर बाड़े में बंद करने के निर्देश देने के साथ ही पशु प्रेमी गौरी मौलखी को न्यायमित्र नियुक्त कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। पशु प्रेमी गौरी मौलखी ने स्लस्टर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए महज खानापूर्ति करी जा रही है। कुछ कुत्तों को जो कि खूंखार किस्म के नहीं हैं, उन्हें बाड़े में बंद कर रखा है, जिनकी ना तो सही तरीके से देखभाल हो रही है और ना ही बाड़े की साफ सफाई कराई जा रही है।
पालिका नैनीताल के ईओ ने कल माननीय उच्च न्यायालय को ये बताया कि उन्होंने पाउंड में 25 कुत्तों को बंद करके रखा हुआ है। इसी मैटर में गिरीश चंद खोलिया बनाम गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के मैटर में पिछले साल मुझे ये अनुमति मिली थी कि इस प्रकार के जब भी कुत्ते रखे जाएं तो इनको आके मैं इंस्पेक्ट कर सकती हूँ। इसी बदौलत आज मैं यहाँ पे आई उन 25 कुत्तों का हालचाल लेने के लिए जो अब नगर पालिका नैनीताल की निगरानी में है। यहाँ आके देखा कि 25 कुत्ते में से सिर्फ 12 हैं। बाकी क्या हुए, या तो ईओ ने कोर्ट को झूठ बोला कि 25 पकड़े थे और पकड़े सिर्फ 12, और या फिर बाकी के कुत्तों को मार डाला गया या कहीं और छोड़ दिया गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां सबसे बड़े अस्पताल एसटीएच की केंद्रीय लैब के निजी हाथों में जाने की तैयारी पूरी हो गई है। पूरी आशंका है कि लैब में होने वाली जांचों के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में हल्द्वानी में चल रही निजी लैबों की जांच दरों से तुलना करें तो जांच के लिए एसटीएच में जो पैसे दिए जा रहे हैं उससे 5 से 6 गुना तक अधिक देने पड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को होगा। सुशीला तिवारी अस्पताल में केंद्रीय लैब के 3 अंग हैं, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तीनों में एसटीएच की ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी में आने वाले करीब 700 से ज्यादा मरीजों की जांचें होती हैं। सरकारी छूट के चलते वर्तमान में यहां जांचें बाजार की तुलना में बेहद सस्ती हैं। लैब निजी हाथों में जाते हैं, इस पर सरकारी छूट के साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण भी खत्म हो जाएगा। पैथोलॉजी लैब जो है अपनी डिपार्टमेंट्स हैं, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, 3 डिपार्टमेंट्स हैं। इनमें वो सारे जो भी जांचें होती हैं सब करी जाती हैं। कुछ सरकार की नीति रही है कि उसमें जो केमिकल्स एंड रिएजेंट्स होते हैं वो सेंट्रलाइज खरीदे जाएंगे, जो पूरे उत्तराखंड के सारे मेडिकल कॉलेज को वो दिया जाएगा। रिएजेंट्स वहाँ सप्लाई होंगे तो एक एजेंसी ने आइडेंटिफाई करके उसके थ्रू आएंगे, वही करेगी। लोकलाइज परचेज नहीं होंगे, वैसे करेंगे। और प्लस उनकी जो है कुछ चीज़ें जो हमारे टेस्ट नहीं होते थे, इसमें से हार्मोनल एसेज नहीं होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स नहीं होते हैं, कई और स्पेशलाइज जाँचें जो नहीं होती हैं, तो वो उन्होंने कहा कि हम वो करेंगे और उनकी सेवा अलग से होंगी और हमारी चल रही थी वो चलेंगी। और जो रेट्स का है अभी तक ऐसा कोई नहीं है। जो हमारे यहाँ के जो भी परचेज रेट्स हैं अभी वही रहेंगे। जब तक ऊपर शासन से कुछ अगर आता है तो नीति चेंज वाली बात है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भ्रामक स्थिति की नौबत नहीं है। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।